कर मोदी जी ने साबित कर दिया कि उनका टाइम अभी गया नहीं है, बल्कि देश के ऊपर आज उन्होंने अपना परचम फहरा रखा है। आज भी पॉलिटिक्स के सबसे बड़े ब्रांड मोदी जी हैं। वो इसलिए नहीं कि हमारे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, हम उनके प्रति सद्भाव रखते हैं, बल्कि इसलिए कि राजनीति में आज उनके बराबर कोई दिखता नहीं है। वो राजनीति के एक हिमालय की तरह है। उनका की नीतियां, उनकी नीयत, उनका नेतृत्व, उनका चरित्र, उनमें देश के लोग अपने सपने देखते हैं। तो देखो, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे मेरे भाई। गैस की समस्या है, डीजल पेट्रोल की समस्या है, महंगाई की समस्या है, शिक्षा चिकित्सा की बहुत जितना वो दूर कर सकते हैं प्रयास भी कर रहे हैं। समस्याएं रहेंगी, उनके समाधान भी निकलेंगे, लेकिन देश नकारात्मक सोच से तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। मैं भी एक अनपढ़ माहौल के घर से, गवर्नमेंट स्कूल से, गुरुकुल से पढ़ करके यहाँ पर आपके सामने बैठा हूं, तो 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया, 5 लाख लोगों को और रोजगार देने की तैयारी है। ये मैकाले की शिक्षा की गुलामी, एलोपैथी की चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, गिलानी कुंठाओं से देश को उभारने के लिए हम सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ करते हैं। तो लोग जो है ना, लोग अपना भविष्य जहां देखते हैं, लोग ये भी देखते हैं कि आदमी मेहनत कितनी कर रहा है। तो वो 100 में से 99 नंबर तो मोदी जी को दे ही देते हैं ना लोग। वो कहते हैं ठीक है, राजनीति में आपस में कुछ ना कुछ तो हार जीत चलेगी, लेकिन एक आदमी की राष्ट्र निष्ठा को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। स्वामी जी, तो लगे हाथों यूपी के लोगों के बारे में बताइए जरा, वो अपना भविष्य किस में देख रहे हैं, अखिलेश यादव में या योगी जी में? चुनाव आने वाले। आज हमको तुम फंसा के छोड़ोगे। ये जटिल प्रश्न कर दिया आपने। एक तरफ योगी, अब अगली टक्कर तो यूपी की है ना स्वामी जी, कुछ तो बोलिए। तो देखो, अभी बात यह है कि बात उत्तर प्रदेश की हो या देश की हो, आपको पता है मैं हमेशा मुद्दों की बात करता हूं, और मेरा तो एक ही मुद्दा है, हमर दिन 4 रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे बा। और उसके लिए विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, राष्ट्र के क्रिएशन में जहां हमको जो भूमिका मिली हुई है, उस कर्म को अपना धर्म मान करके राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। और उसके लिए कम से कम देखो, मैं तो रोज 18 घंटा पुरुषार्थ करता हूं, और 50 साल से छुट्टी के हमने छुट्टी कर रखी है मेरे भाई। तो ऐसे में देश देखना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश देखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश से जहां हर प्रश्न का जहां से उत्तर मिलता है, उत्तर प्रदेश है। कुछ नहीं बोले स्वामी जी। स्वामी जी ठीक है, मुश्किल सवाल को टाल गए स्वामी जी। जहां राम है, जहां कृष्ण है, जहां शिव है, तो वहां मैंने कहा ना, हमारे आचरण में जब रामत्व होगा, कृष्णत्व होगा, शिवत्व होगा, सत्यम शिवम सुंदरम ही सुंदरम होगा। योगी जी खूब अच्छा कर रहे हैं, और खूब जोर से जो है, जो बदमाश है उनको ठोक रहे हैं, और जो नहीं उससे भी नहीं मान रहे उनका मोक्ष भी कर रहे हैं। तो योगी जी का मॉडल तो पूरा देश अनुसरण कर रहा है, इसमें कहने की क्या बात है। ठीक है, ठीक है। और पंजाब में केजरीवाल जी का क्या होगा, भगवंत मान का स्वामी जी, अब ये नतीजे देखते हुए? पता नहीं कहां क्या क्या करवाया आप लोगों ने भैया। वो बेचारे इतने डर गए कि कहीं हमारा विधानसभा से मामला गड़बड़ ना हो जाए। तो देखो, कुछ भी हो सकता है पंजाब में। पंजाब जो है बहुत ही संवेदनशील प्रांत है, बड़े जज्बाती लोग हैं वहां के, और जो ठान लेते हैं और बताते भी नहीं पहले से, वो होने के बाद पता लगता है ये हो गया। स्वामी जी, मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं कि 2029 में भी एक बार फिर से मोदी जी आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है देश में अभी? देखिए, राजनीतिक तौर पर ना कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि विपक्ष बहुत कमजोर हो जाता है। मोदी जी का यद्यपि एक बहुत ही ऊंचा चरित्र है, लेकिन विपक्ष में कोई एक बहुत बड़े चेहरे का, बहुत बड़े चरित्र का, सारी चीजें तो ब्रांड की है ना साहब। तो राजनीति में आज मोदी जी के ब्रांड के बराबर दूसरा जो शुरू होती है ना, वो गिनती जो है पीछे से शुरू होती है। ऊपर ये भी ठीक, ऊपर वाले 50 के ऊपर 60 70 80 90 मैंने कोई बीच में है ही नहीं ना। तो पीछे से फर्स्ट वाले वो तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। अच्छा, विनोद अग्निहोत्री और विजय त्रिवेदी हैं, दोनों आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अरे ये दोनों पुराने हमारे मित्र, विनोद जी, त्रिवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ गए मानिक की तरह, हमको फंसाना मत। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात की है, और सब बातों पर बहुत ठीक से आपने बात किया। वैसे भी आप हमेशा करते ही हैं, मांस मछली पर भी कर ली, माणक जी ने पूछ लिया, वो तो ठीक है। मैं ये समझना चाहता हूँ, आप एक बहुत बड़े मुद्दे पर काम करते रहे हैं, सनातन को लेकर तो करते रहे, और घुसपैठियों पर भी आप बोलते रहे।
अब असम में तीसरी बार सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की और हिमंता जी का मन का मुद्दा है घुसपैठिया। आपको लगता है कि असम की सरकार को घुसपैठिए को देश भर के लिए एक मॉडल के तौर पर पेश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अब डिटेक्ट तो हो ही चुके हैं, अब तो डिलीट करना और डिपोर्ट करने का काम बाकी है। आप क्या सलाह देंगे हिमंता जी? हाँ, इसमें असम में और पश्चिम बंगाल में मतलब अमानवीय तरीके से तो नहीं, जैसे ट्रंप साहब जो है वो तो हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके जैसे भारत में भेजे उसने, ऐसे तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत थोड़ा मानवतावादी लोग हैं। मनोर्भव जनया दिव्यम जन्म, तो कम से कम उनको निश्चित रूप से उनको वापस भेजना चाहिए, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि हमारे जितने देश में लोग हैं उनके लिए रहने के लिए जमीन पूरी नहीं है। और मैं तो पूरे देश में 3 मुद्दे सबसे पहले चाहता हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, घुसपैठिए बाहर होने चाहिए, जमीन सीमित है, संसाधन सीमित है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नौकरी जो भी कुछ होगा सीमित होगा, असीमित कैसे हो सकता है? तो घुसपैठिए तो तुरंत इनको बाहर भेजना चाहिए। आगे जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए। गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। और जिनको मांस खाना है, बहुत चीजें हैं ना खाने के लिए, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, भैंस हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, जो भी खाएं खाएं, हम तो उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं। तो गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। और देश में गुलामी की सब निशानियां मिटनी चाहिए। ये शिक्षा की गुलामी, 1835 का बना हुआ मैकाले का एजुकेशन एक्ट, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उनके हजारों साल पुराने नाम मिल जाते हैं। हमारे रामायण के, महाभारत के सारे पात्रों के नाम बदल बदल करके इधर उधर के विदेशी आक्रांताओं के नाम रख दिए गए, और तमाम तरह के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गुलामी गिलानी कुंठाएं हैं। तो ये कुछ बातें हैं, उनके ऊपर तो हम जरूर चाहते हैं कि देश में अब राजनीतिक आजादी तो हो चुकी, अब तो सभी प्रकार की संपूर्ण आजादी का उद्घोष होना चाहिए। त्रिवेदी। ओके, विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी। स्वामी जी, बड़ा छोटा सा सवाल है, पुराना सवाल है। अब तो देखिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 29 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 22-23 राज्यों, तो 23 हो गए ना, 23 हो गए राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई, हर तरफ भगवा झंडा लहरा रहा है। अब तो कहिए कि काला धन वापस आ जाए विदेश से महाराज, और डॉलर जो है वो 45 रुपए का होने वाला तो 100 पहुंच गया, 95 पहुंच गया। मैं देखो, मेरा सपना तो फिर से कहूंगा अग्निहोत्री जी, देखो मेरा सपना तो है कि हमारा रुपए, डॉलर, पाउंड, यूरो से बड़ा हो, और उसके लिए देश के नागरिकों को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सरकार को भी नीतिगत जो भी परिवर्तन करने पड़ेंगे। और अब तो मिडिल ईस्ट में इस पूरे युद्ध के बाद पूरी दुनिया का जो है सबसे बड़ा निवेश का कोई देश बनेगा तो भारत बनेगा। इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा यहाँ आएगा। चाइना के अंदर तो निवेश करने के बाद वहां से तो पैसा वापस ही नहीं लाने देते, सबको लेकर के बैठ गए। तो भारत जो है सच में आर्थिक दृष्टि से इसमें करने की बहुत कुछ संभावना है। जहां तक आपने काले धन का प्रश्न किया, मैं आज भी इस बात से सहमत हूं कि आर्थिक पारदर्शिता 100% होनी चाहिए इस देश के अंदर। और चाहे वो देश के अंदर है या देश के बाहर है, काला धन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके समाप्ति के लिए सभी प्रकार से ऐसे प्रामाणिक और पारदर्शी प्रयास होने चाहिए जिससे कि हम कह सकें कि भारत न मे स्तेनो जनपदेन कदर्यो न मद्यपना न होताग्रे न विद्वान न स्वरी स्वरिणी कुता। ये भारत तो अपने आप में एक बहुत ही आदर्श चरित्र वाला देश रहा है। अश्वपति का मैंने ये उद्घोषणा उपनिषदों की जो है वो की है। तो ऐसा देश हम देखना चाहते ही हैं, और मैं आश्वस्त हूं कि धीरे धीरे इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जब से कम जो लाभार्थी हैं, और ये बड़ा लाभ भी हुआ है इससे मोदी साहब को, बीजेपी को भी, कि जो लाभार्थी वोट है इनको ज्यादा इसलिए मिला कि उन्होंने कम से कम जो बीच में घपलेबाजी थी उसको तो रोका है। ये तो हमें मानना पड़ेगा। जो भी डायरेक्ट बेनिफिट जो है जो खातों में ट्रांसफर हुआ है, जो बिचौलियों का, तो काफी हद तक काफी चीजें तो ठीक है, लेकिन करने के लिए भी बहुत कुछ है, और सब कुछ हो ही जाएगा। तो फिर मोदी जी करेंगे क्या? ये बात स्वामी जी, आपने 3 बड़ी मांगे तो रख दी। आपने कहा घुसपैठियों को निकालो, दूसरा आपने कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून, और तीसरा गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपने नहीं कहा स्वामी जी, ऐसा क्यों? अरे हिंदू राष्ट्र नारों से नहीं बनेगा मानिक भाई, वही मैं कहना चाहता हूं। कुछ लोग दूर से को हम हिंदू और आपस में लड़ भिड़ते रहते हैं। ये सनातनी संस्कृति का नाम सनातन नहीं है। हिंदुत्व हमारे आचरण का विषय है। आचार ही नमन पुरंती वेदा। हमारे जीवन में ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व होना चाहिए। हमारे इतने धवल चरित्र होने चाहिए कि हमें देख करके लोग कहें जीवन हो तो ऐसा, आचरण हो तो ऐसा, वाणी हो तो ऐसा, व्यवहार हो तो ऐसा, व्यापार हो तो ऐसा, जीवन में पुरुषार्थ और पराक्रम तेजस्वीता हो तो ऐसी। ये है सनातन। सनातन मात्र नारू से नहीं हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र मात्र जो है कोई ऐसे किसी पेपर मतलब हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए स्वामी जी, मतलब हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए ना?
हिंदू को न बंटना चाहिए, किसी भी तौर पर सामाजिक आर्थिक तौर पर राजनीतिक तौर पर संगठित रहना चाहिए, लेकिन हिंदुत्व जो है सनातन, ये आचरण का विषय है। तो फिर ये जाति ज्यादातर जनगणना ये जो कथाकार कुछ का कुछ बकते रहते हैं काफी लोग, जहां देखो वही हिंदू राष्ट्र, उससे पूछो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? तेरे घर में तेरा बाप हिंदू है, तेरी माँ हिंदू है, तेरा भाई, तेरा बहन, तेरी बेटी, तेरा आचरण हिंदुत्व से ओतप्रोत है क्या? मैं इसको हिंदुत्व मानता हूं। और बताओ जी अग्निहोत्री जी, आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? अरे स्वामी जी, वो जिन कथावाचकों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके तो करोड़ों में फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, बहुत वायरल होते हैं वो लोग, आप उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। अरे छोड़ो ना, जो मैं बात कह रहा हूं उससे आपने जो है त्रिवेदी जी और इनसे पूछ लो। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए स्वामी जी। ये जाति जनगणना फिर गलत है ना, अगर हिंदुओं को नहीं बंटना चाहिए तो? अरे भैया देखो, जाति देखो, संविधान में कहते हैं कोई जाति मुक्त भारत होना चाहिए। हाँ। और जब भी कहीं पढ़ने के लिए जाओ तो सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। हाँ। कई सरकारी योजना का बेनिफिट लो तो जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। और कई बार तो हम साधु से पूछने लगते हैं आपकी जाति क्या है। मैंने कहा हम दिमाग से ब्राह्मण है, भुजाओं से क्षत्रिय हैं, और अपने कर्म से वैश्य हैं, और सेवा से हम अशूद्र हैं, अति शूद्र महाशूद्र हैं, और इन वन ऑल इन वन। हम बता अगला क्या है तेरा? तो ये मामला थोड़ा गड़बड़ है। स्वामी जी एक बात कहूं, स्वामी जी आपको नेशनल मीडिया में पूरे देश के इस तस्वीर में छाए हुए अब मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए हैं स्वामी जी। ज्यादा हो गया, उससे भी ज्यादा हो गए। नहीं, जब तक मेन स्ट्रीम में आए मीडिया में, उसके बाद जब लेकिन से स्वामी जी को मैं कह रहा हूँ कि स्वामी जी इतनी साफ साफ बात करने का जमाना नहीं है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ विजय जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। स्वामी जी 20-25 साल से स्वामी जी आज भी जिस अंदाज में बात करते हैं और जितने लोकप्रिय हैं स्वामी जी, और मुझे जो लगता है मैं बता रहा हूँ, आपके आने के बाद स्वामी जी पिछले 10-12-15 साल में कई कथावाचक आए, बहुत पॉपुलर हुए। ये स्वामी रामदेव की टक्कर आज भी मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता। तो वो कथा नहीं कर स्वामी रामदेव, स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं तो एक ही बात मानता हूं, ना मैं किसी के साथ मेरी प्रतिस्पर्धा है, ना हम किसी के टेरिटरी में जाते हैं। हम तो अपने आनंद में रहते हैं, और राष्ट्र हित, राष्ट्र धर्म, सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि ऋषिकाओं का चरित्र हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और हमारा देश एक दिन विश्व का सच में सिरमौर बनेगा। 10-20-25 साल लगेंगे, ये 2-4 दिन में होने वाला काम नहीं है। लेकिन बहुत दिनों के बाद में आपने हमको भीतर तक छेड़ा और हमने कुछ कह दिया भाई।